कि एलएलसी होना लाज़मी है एक बिज़नेस को रन करने के लिए या उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। एलएलसी मीन्स हर जगह, हर प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास इसका होना लाजमी है। मैनी सेज द रिच पीपल डू नॉट पे टैक्सेस। ये जस्ट एक मिथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है कि गवर्नमेंट और एक इकोनॉमी किस तरह डैमेज होती है एक पर्सन एक बड़ी एम्पायर के टैक्स ना देने पे। लोग हैं वो एलएलसी को जस्ट एक लीगल कवर समझते हैं। तो क्या ये सच है या ये कोई असल में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है इसके पीछे कि एलएलसी होना लाजमी है एक बिजनेस को रन करने के लिए या उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। एलएलसी स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और एलएलसी इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। अगर आप इसके अलावा फिजिकल कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो उसके लिए भी एलएलसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास एलएलसी होगी तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं। इवन जो हमारे यूएस के जो लोग होते हैं, तो वो भी जब अपना फिजिकल कोई भी बिजनेस वो यूएसए में स्टार्ट करते हैं तो उनके पास एलएलसी का होना लाजमी है। सो इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आपके पास एलएलसी होगी तो उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। अगर अमेजोन की बात की जाए तो अमेजोन, अगर आप अमेजोन होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास एलएलसी होगी, एलएलसी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, वहाँ पे यूनिक बिजनेस एड्रेस होगा, ईआई नंबर होगा, सेलर परमिट होगा, तो उसके बाद आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं। अमेजोन जो है ब्रांड अप्रूवल जो है आप वो ले सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास इसका होना लाजमी है। तो जो कंपनीज एलएलसी नहीं बनवाती, मतलब कोई भी कंपनी एलएलसी से रजिस्टर्ड नहीं है या कोई कंपनी अपने आप को लीगली तौर पे रजिस्टर्ड नहीं करती, तो उनको मतलब जब वो उसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहते हैं बिग अंपायर बनाने के लिए, तो तब उनके रास्ते में क्या मुश्किलात आती हैं जो एज अ एलएलसी रजिस्टर्ड नहीं होते, और अगर जब वो रजिस्टर्ड आगे जाके भी ना हो तो उनके लिए क्या ऐसी इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं कि वो उस बिजनेस को एलएलसी करवाने पे मजबूर हो जाती हैं। मीन अगर उनका बिजनेस यूएसए टारगेट मार्केट प्लेस है तो उनके पास तो एलएलसी का होना ही लाजमी है। अगर उनके पास एलएलसी नहीं होगी तो उनका फर्स्ट जो बिगिनिंग स्टेप है वो आपके पास एलएलसी का डॉक्यूमेंट है। अगर उनकी एलएलसी रजिस्टर नहीं है तो वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। वो चाहे ई कॉमर्स बिजनेस हो या जो है वहाँ पे कोई फिजिकल बिजनेस हो, वो तब पॉसिबल है जब आपके पास आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। आपके पास तो या एलएलसी होगी या नहीं होगी। जब आपके पास एलएलसी नहीं तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर हम ई कॉमर्स की बात की जाए, पाकिस्तान में ज़्यादा जो ट्रेंड पे एलएलसी के जो ज़्यादातर क्लाइंट्स होते हैं, जो टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं, वो अमेजोन वाले लोग होते हैं, अमेजोन सेलर्स होते हैं। तो वो तब अमेजोन पे काम कर सकते हैं जब उनके पास एलएलसी के डॉक्यूमेंटेशन ए टू जी कंप्लीट होते हैं। अभी अमेजोन में एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, दूसरा दूसरा जो है आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। आप हर प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर सकते हैं। 40 प्रोडक्ट्स पर मंथ जो है आप वो सेल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और आपका बिजनेस सेफ भी नहीं होता। जब आपकी एलएलसी रजिस्टर हो जाए, आपका बिजनेस जो है वो सेफ एंड साउंड भी हो जाता है और आप अपना बिजनेस भी जो है वो स्मूथली भी कर सकते हैं, और लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं होती जब आपके पास एलएलसी हो, आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो। अगर आप कॉल सेंटर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात की जाए, तो उन लोगों के पास भी अगर आपने देखा होगा XYZ एलएलसी, तो एलएलसी का होना वो लाजमी है। उनकी पेमेंट जो है तब यूएसए से पॉसिबल है, पाकिस्तान वो रिसीव करेंगे जब उनकी एलएलसी वहाँ पे रजिस्टर होगी। वहाँ पे उनका यूनिक बिजनेस एड्रेस या फिजिकल एड्रेस होगा। उसके बाद जो है उनके पास एलएलसी होगी, तो उसके थर्ड जो स्टेप है वो है पेमेंट गेटवे। तो उनकी जो है उनका कोई बैंक अकाउंट बनेगा तो वो वहाँ से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। जो लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स से बचने के लिए डिफरेंट वेज यूज करते हैं, तो क्या वो सिस्टम के लिए डैमेजेबल नहीं है? क्योंकि क्या वो पूरे सिस्टम को डैमेज नहीं कर रहा है जो एक सीक्वेंस हमारा चल रहा है टैक्स का। कुछ लोग मतलब जो बिग फिशेज हैं जो टैक्स वगैरह देने की बजाय उसको पैसे को वो राउंड मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि गवर्नमेंट और एक इकोनॉमिक किस तरह डैमेज होती है एक पर्सन एक बड़ी एम्पायर के टैक्स ना देने पे। यूएस में सर होते हैं कि यूएस में तकरीबन कोई चार चार पांच किस्म के टैक्स होते हैं। जब आपकी एलएलसी रजिस्टर हो जाए तो एक साल बाद आपने अपनी एलएलसी को रिन्यू करवाना होता है, जिसे कहते हैं फ्रेंचाइज टैक्स। दूसरा आपका होता है एड्रेस रिन्यूअल, जहाँ से आपने एड्रेस परचेज किया होता है तो हर साल बाद आपने उसको रिन्यू करवाना होता है। तीसरा आपका आ जाते हैं सेल टैक्स। सेल टैक्स की जो फाइलिंग होती है वो हर 3 महीने बाद होती है, क्वार्टरली फाइलिंग होती है। चौथा आपका आ जाता है फेडरल इनकम टैक्स, जो एनुअली उसकी फाइलिंग होती है। तो इसमें भी काफ़ी लोग इस तरह होते हैं, ड्यू डेट गुजर जाए उसके बाद वो कहते हैं कि हमने ये फाइलिंग करनी है, तो उन पे काफ़ी हैवी पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। तो इसमें फिर हम बीइंग अ पाकिस्तानी, फिर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा टैक्स है, अभी तो हमारी सेल भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोई अर्निंग भी नहीं आ रही। इवन उनकी अर्निंग हो रही है लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही, हमने इस टैक्स को वेव ऑफ करना है। तो फिर उसके कुछ तरीके होते हैं। तो उस हिसाब से जो है आप वो टैक्स जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है।
मीन आपको यूएसए गवर्नमेंट जो है वो रिलैक्सेशन देती है, कुछ टाइम पीरियड होते हैं जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल अगर $52 की पेनल्टी है तो वो वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप फाइलिंग नहीं करते तो वो पेनल्टी इंक्रीज होती जाती है, $1,000-1,200 तक पहुंच जाती है, और जिससे आपका अकाउंट भी मीन उसको भी नुकसान पहुंचता है। आपकी जो एलएलसी है, आपको वो 2-3 वार्निंग लेटर भी भेजते हैं, उसके बाद आपकी जो एलएलसी है वो स्टेट में डिसॉल्व हो जाती है। कुछ हमारे लोग इस तरह होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता, वो कहते हैं कि हमने एक दफ़ा एलएलसी रजिस्टर करनी, इसके बाद ना मैंने कोई टैक्स देना है, ना मैंने इसके अलावा कोई उसकी कोई एक्टिविटी देखनी है। तो उनकी तो सेलिंग वगैरह होती है, कुछ अरसे बाद जब उनको 2-3 नोटिस रिसीव होते हैं, उसके बावजूद अगर वो लोग टैक्स पे नहीं करते तो उनके जितने भी अकाउंट्स हैं वो डिमोलिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार ये तो सर्विस प्रोवाइडर की गलती है, उसने अमेजोन अकाउंट फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी जो प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस पे कोई भी अकाउंट है, चाहे अमेजोन की बात की जाए, वालमार्ट अकाउंट की बात की जाए, तो अकाउंट जब वो सस्पेंड हो जाते हैं फिर वो कहते हैं कि यार इसमें एलएलसी में मस लेते हैं, ईआईए नंबर में मस लेते हैं, और इवन जब हम टेक्स्ट मैसेजेस उनको भेजते हैं या उनको इन्फॉर्म करते हैं उस चीज़ को वो कहते हैं इग्नोर करते हैं। लेकिन जब अकाउंट उनका सस्पेंड हो जाए, इसके अलावा काफ़ी हैवी मसले आ जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं इट्स ये जो है सर्विस प्रोवाइडर की गलती है। Penny says the rich people do not pay taxes. ये जस्ट एक मैथ है या इसमें कोई रियलिटी भी है? आजकल तो 99% जो लोग हैं, मीन 1% वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने टैक्स फाइल करना है, या जो लोग सीरियस होते हैं टैक्स के हवाले से कि मीन हमने फॉर एग्जांपल कोई भी सेल की है, फेडरल इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, हमने इसकी लीगली फाइलिंग करनी है। बाकी 99% वो लोग होते हैं जो फाइलिंग नहीं करते या फाइलिंग से बचते हैं। वो कहते हैं अगर हमारी करोड़ों की भी ट्रांजेक्शन हो जाए, करोड़ों की जो है सेल हो जाए, हमने टैक्स कोई नहीं पे करना है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका वो देख लें जिससे हमने टैक्स पे ना करना हो। चाहे वो एलएलसी यूएसए मार्केट प्लेस की बात की जाए या पाकिस्तान जो एफबीआर है उसकी जो टैक्सेशन है, तो उसमें भी 99% लोग वही करते हैं। मीन मिथ तो नहीं बनी, ये लोग करते ही मार्केट प्लेस में कि वो कहते हैं कि नहीं अगर हमने करोड़ भी कमाए हमने टैक्स कोई नहीं देना, चाहे वो फ्रीलांसर है या कोई भी कारोबारी बंदा है, तो वो टैक्स से बचने के लिए कोई भी तरीका वो इख्तियार करता है। एलएलसी का जो स्ट्रक्चर है लोगों को टैक्स लूप होल यूज करने का कोई लीगल तरीका देता है? जी, आपको रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, इसके अलावा लीगल कोई मेथड आपके पास नहीं है कि आपका टैक्स खत्म हो जाए। मीन अगर आपको फर्स्ट वार्निंग मिल गई है, सेकंड वार्निंग मिल गई, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, फाइलिंग करके जो है अपील भी कर सकते हैं। सो थ्रू अपील जो है आपकी वो पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है, लेकिन लास्ट में फिर वो स्टेज आ जाता है जिसमें आपकी पेनल्टी वेव ऑफ भी नहीं होती, जो पेनल्टी आई है आपने फिर उसको पे करना होगा। इसके अलावा लीगल कोई सोल्यूशन नहीं है। बिजनेस ओनर्स हैं वो ऑफशोर्स एलएलसी करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज की और डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज में। तो वो एक लीगल वे है टैक्स कम करने का। हमारे बिजनेसेस है जहाँ पे टैक्स हमारा ज़्यादा है, कुछ बिजनेसेस में टैक्स कम है, तो वो एलएलसीज जो ऑफशोर्स एलएलसीज क्रिएट कर रहे हैं उसको, क्या वो लीगली है या इनलीगल है? जी, अभी उनके जो है बिजनेस पे अभी वो डिपेंड करते हैं कि वो किस पर्पस के लिए अपनी एलएलसी बना रहे हैं। नॉर्मली तो जो लोग भी आते हैं तो 300, 400, 500, 700 डॉलर तक अगर वो पे कर रहे हैं एक एलएलसी के लिए, सो उनका जो मोटो होता है यही होता है कि हमने लीगल एक बिजनेस को चलाना है। अगर एक बंदा 300-400 डॉलर लगा रहा है, सो इट्स मीन कि वो आगे बिजनेस भी करेगा और ही इज़ इंटरेस्टेड। सो बाकी कुछ लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी लोग जो है वो कर रहे हैं इस पे, जो नहीं करनी चाहिए मार्केट प्लेस में, लेकिन कुछ गंदे लोग, मीन वो कहते हैं कि जिन्होंने वो अच्छे लोगों के भी ख़राब करते हैं कि नहीं वो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। वो क्या करते हैं कि मीन अपनी एलएलसी बना के जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जांपल अगर वाइस बैंक अकाउंट है वो बना के उसमें कार्डिंग वगैरह का सिस्टम करते हैं, या कोई भी दो नंबरी करते हैं, जो एक फिजिबल बिजनेस को जो है वो काफ़ी नुकसान। अगर पाकिस्तान की टैक्स फाइलिंग की बात करें तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी पर्सन अपनी टैक्स फाइलिंग करना चाहता है तो आई थिंक अराउंड 45 प्लस पेजेस हैं जो उसको रीड आउट करने हैं और फिल अप करने हैं। अब एक पर्सन जो ऑर्डिनरी है वो कभी भी उन फील्ड्स को प्रॉपरली नहीं जानता यार कि 45 पेजेस, आई थिंक 45 नहीं टू 45 पेजेस है जिस जो उसने पढ़ने हैं और फिलअप करने हैं। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। तो ये इस सिस्टम को हम लोग इतना टफ क्यों बनाते जा रहे हैं कि एक नॉर्मल पर्सन, अगर ऑर्डिनरी पर्सन खुद टैक्स फाइलिंग करना चाहे तो वो टैक्स फाइलिंग ही नहीं कर सकता। वाई? अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक चीज़ों की समझ आ रही है यार कि मैंने टैक्स अपना किस तरह फाइल करना है या किस तरह करना है, तो वो उस सिस्टम को समझेगा।
तो इन केस उस सिस्टम को समझने की बजाय वो जब इतना फॉर्म ही इतना बड़ा देख लेता है तो वो उससे पहले ही साइड हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि जो टैक्स सिस्टम है वो डे बाय डे वो टफ बनाया गया है, वाई? नहीं, अभी अगर रिसेंटली बात की जाए, अभी जो इसमें रिसेंट जो अमेंडमेंट आई है, जो वेरिएशंस आई हैं, वो तो काफ़ी इजी हो गई है। मीन हर वो चीज़ जो है आपकी वेबसाइट पे मेंशन है। अकाउंट जो है 3 to 5 मिनट्स पे आपका अकाउंट जो है वो साइन अप हो जाता है। इसके अलावा जो अगर आप आगे फाइलिंग करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग वो कहते हैं ना, एमी बस वो टेक्स्ट को देख के, टेक्स्ट का नाम सुन के वो डर जाते हैं। नॉन फाइलर है, अगर आप कहते हैं कि मैंने अपने आप को फाइलर बनाना है, सिंपल उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। वेबसाइट पे जाए FBR IRS पे, वहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो साइन अप करें थ्रू अपना आईडी कार्ड, और जो आपका फ़ोन नंबर जो आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद सिंपल प्रोसीजर है। वहाँ पे अभी उन्होंने वीडियोस भी जो है अवेलेबल है। FBR की वेबसाइट पे जाके आप वीडियो भी स्टडी कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग, तो आपको आइडिया हो जाए कि मीन कौन सी फाइलिंग किस तरह से होगी। पाकिस्तान में भी ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कहते हैं कि बस हम आपकी फाइलिंग करवा देंगे। फाइलिंग जब वो करते हैं, नील रिटर्न फाइलिंग करते हैं, मीन बस पर्सनल असेसमेंट में या जो पर्सनल आइटम्स होते हैं उसमें चीज़ें वो जो है वो एंटर कर लेते हैं। नील रिटर्न फाइलिंग होती है। कल को जब उनके ऊपर ऑडिट खुलेगा तो उनको पता लग जाएगा कि ये फाइलिंग किस तरह हुई है। तो पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोग जो है अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट समझ के वो लोगों से पैसे तो ले रहे हैं, सर्विस चार्जेस तो ले रहे हैं, लेकिन फाइलिंग वो करते हैं जो सिंपल एक यूट्यूब पे जो छोटी सी वीडियो पड़ी होती है उस तरह की फाइलिंग होती है, जो टोटली इलीगल है। इन फ्यूचर कोई भी अगर ऑडिट खुलता है उस बंदे के पीछे, तो उनको डिफेंड करने के लिए उनके पास फिर कोई भी चीज़ नहीं है। तो उस तरह की फाइलिंग तो हर बंदा अपने लिए कर सकता है। अगर टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसको स्टडी करना और टैक्स लॉयर को या टैक्स कंसल्टेंट को हायर करना, इट्स अ बेनिफिशियल ऑप्शन फॉर यू। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी सिंपल फाइलिंग इसमें इतना कुछ है नहीं, तो FBR की वेबसाइट पे वीडियोस भी पड़ी है। ईच एंड एवरी रो का आप डिटेल में स्टडी करें तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ है। हर एक चीज़ जो है उन्होंने काफ़ी ईजी बनाई हुई है। उसकी जो सरचार्ज की जो फीस है वो आप किस तरह सबमिट करवाएंगे। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, ईजी प्रोसेस है। लेकिन ये कि अगर आप खुद करें या किसी टैक्स कंसल्टेंट से करें, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो लीगल फाइलिंग हो। मीन नील रिटर्न फाइलिंग इट्स नॉट ए लीगल फाइलिंग। उसमें तो आपने 1000 या 2 लाख अगर आपने मेंशन कर दिए हैं, कल को आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 2 करोड़, तो उसको फिर डिफेंड करना, चैलेंज करना, अगर FBR का ऑडिट खुलता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता है। हमारे यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं जो एक दो वीडियो स्टडी करके वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो है एनुअल जो है ट्रांजेक्शन कितनी होगी, तो हमारे लोग कहते हैं कि दो, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ होगी। तो वो 2 करोड़ की जो है पेमेंट तो एंटर कर लेते हैं, उनकी बस फाइलिंग हो जाती है, उनका स्टेटस आता है कि ये एक्टिव फाइलर है। उसको कल को डिफेंड करना, उसकी प्रॉपर एंट्री करना, उसकी जो एक्सेल शीट बनती है वो ज़रूरी है। हमारे लोग, आप किसी भी बंदे के पास जाएं तो वो कहेगा कि अपना आईडी कार्ड दे, फ़ोन नंबर दे, और मैं आपकी फाइलिंग करवा दूंगा, और अपना ईमेल एड्रेस दे। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट भी हमें 1 साल की दे, कि हम प्रॉपर शीट बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, एडजस्टमेंट कहाँ पे हो सकती है, प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं। जो हमारे लोकल लोग होते हैं जो बस एक दो वीडियो देख के वो कहते हैं कि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो वो क्या करते हैं, लोगों को बस वो गुमराह करते हैं। किस तरह गुमराह करते हैं, बस उनसे कहते हैं कि आप एनुअल अपना अमाउंट हमें एक बताएं, वो एंटर करते हैं, और एट अ टाइम जो है टाइम बीइंग के लिए उनको फाइलर वो करवा लेते हैं, लेकिन वो एक लीगल प्रोसेस नहीं है। अच्छा, हर साल जब टैक्स रिटर्न सीज़न आता है एफपीआर का या पाकिस्तान में जस्ट जब टैक्स रिटर्न फाइल्स की जाती हैं, तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग पैनिक करते हैं, वाई? या ये फाइनेंशियल इलिटरेसी का इशू है या लैक ऑफ ट्रस्ट का, कि हर एक पर्सन अगर उसने टैक्स फाइलिंग करनी है तो वो बहुत पैनिक हो जाता है, वाई? उसकी रीज़न क्या है? यही तो मसला है। हमारे पाकिस्तानी लोग जो है अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन जब टैक्स का टाइम आता है, टैक्स तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने टैक्स तो या जमा नहीं करवाना, या वो लोग कहते हैं कि हमें कोई सेकंड वे बताएं कि ये इस टैक्स से हम बचें। मीन रेयर लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैंने जो लीगल फाइलिंग है मैंने वो करनी है। जो भी हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार मैंने फाइलिंग कोई नहीं करनी। इसके अलावा आप देख लें कि मेरे पास सेकंड क्या अल्टरनेट क्या ऑप्शन है। तो बस ये हमारी पाकिस्तानी लोगों की एक साइकी बनी हुई है कि बस मैंने अच्छा खासा कमाना है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना। तो ये कि वो फाइलिंग नहीं करते हैं, या जो फाइलिंग करते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई दूसरा मेथड बताएं कि हम गवर्नमेंट को कोई पैसे ना दें। हाँ हमारी फाइलिंग हो जाए, हमें FBR जो एक्टिव फाइलर के जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स है वो तो हमें मिलते जाएं, लेकिन हमने टैक्स कोई नहीं पे करना। जो हमारी बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं या फिनटेक कंपनीज हैं, क्या वो फ्यूचर में टैक्स एविनेशन को ख़त्म कर देंगी? नहीं, आई थिंक सो कि नहीं, वो तो ख़त्म नहीं कर सकती अभी तो।
काफ़ी बॉडीज़ ऊपर आई हैं जो उनको मॉनिटर कर रही हैं। सो अभी तो इस तरह का कोई है नहीं। और एक ट्रस्टवर्दी बैंक अकाउंट्स हैं, है तो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स, लेकिन अच्छा खासा फ़ायदा फ्रीलांसर भी उनसे ले रहे हैं, बाकी बिजनेस ओनर्स भी ले रहे हैं। एंड फास्ट वे ऑफ मनी है, मीन इंस्टेंट आपकी ट्रांजेक्शन होती है और एक ट्रस्ट वर्ती है। सबसे जो बड़ी चीज़ है आजकल, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इजी पैसा है, जेस कैश है, तो इसी तरह यूएस में आपका पेयोनियर बैंक अकाउंट है, मरकरी है, वाइस बैंक अकाउंट है। जितने भी हमारे ई कॉमर्स वाले बंदे हैं सब लोग ही यूज़ कर रहे हैं। बीइंग अ फॉरनर, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो है मेरे पास वाइस अकाउंट है, पेयोनियर अकाउंट है, मैं डॉलर्स इन आउट के लिए जो है वही बैंक अकाउंट्स यूज़ करता हूँ। तो ये कि अगर आपके पास वो फिनटेक बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे तो आप फिर कोई भी बिजनेस वहाँ पे नहीं कर सकते, यूएस हो चाहे यूके हो। फिर तो हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, या आपका दिया हुआ टैक्स हम एक गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे लगाया है, मोर ट्रांसपेरेंसी करें टैक्स यूज़ करने में जो लोग टैक्स देते हैं। तो लोग फिर खुशी खुशी टैक्स देना शुरू नहीं कर देंगे अगर गवर्नमेंट उनको ट्रांसपेरेंसी की तरफ मूव करे तो। जी बिल्कुल, नो डाउट। जितने भी लोग होते हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि यार हमने टैक्स पे नहीं करना, क्यों नहीं करना। उनके गिले शिकवे होते हैं गवर्नमेंट की साइड से कि हम इतना इतना टैक्स बिजली में दे रहे हैं, इतना टैक्स जो है गैस में दे रहे हैं, और हमें उसका जो है आउटकम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस अकाउंट में जा रहे हैं और कहाँ पे लग रहे हैं। सो या ये एक अच्छा रिस्पॉन्स होगा अगर गवर्नमेंट अल्लाह करें कि वो दिखाएं कि आपके ये पैसे हैं, ये एक आपके पैसों का कोटा है, जो बिजली का टैक्स आ रहा है वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ये कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। तो ये कि मीन ट्रांसपेरेंसी शो करनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो मैं भी लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो बिल्ड हो जाएगा। मजीद अच्छे लोग आएंगे, जो बड़े लोग हैं तो वो अपना टैक्स पे करते जाएंगे, तो मीन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा और उनका ट्रस्ट भी जो है वो बिल्ड होता जाएगा। आपकी बात करें तो आपके नज़दीक जो टैक्स देना है ये एक नेशनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, या बस एक स्ट्रेटजी है यार कि आप इस कंट्री में रह रहे हो तो बस आप टैक्स पे करो, बस एक जैसे हम कहते हैं कि हमारी एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, वैसे ये टैक्स भी एक स्ट्रेटजी ही है, या बस हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना टैक्स दें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जो आजकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो चीज़ें या जो रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है, मीन अगर आप एक्टिव फाइलर नहीं है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई व्हीकल्स लेते हैं या इसके अलावा कोई भी चीज़ लेते हैं, तो हर जगह पे भी जो है एक्टिव फाइलर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो नॉन फाइलर है उनके लिए काफ़ी नुकसानात हैं। हर जगह पे जो है उनके लिए टैक्स रेशो जो है वो ज़्यादा है। तो अभी उन्होंने घेरा तंग किया हुआ है एफबीआर वालों ने कि लोगों को मजबूर किया जाए कि वो अपने आप को फाइलर बनाए। तो मीन बीइंग अ फाइलर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो नॉन फाइलर है उनके लिए नुकसानात है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट अभी भी वो काफ़ी वो कर रही है, लिमिट्स पे लिमिट्स वो देख रही है कि मीन पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा है। तो एफबीआर जो है अभी भी उन्होंने 2-3 दफ़ा अपने जो है जो ड्यू डेट्स हैं वो एक्सटेंड किए हुए हैं कि मीन जितने भी लोग रह चुके हैं या जो लोग कर रहे हैं, मीन आपको पता है फिर ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले हमारे पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि नहीं, मैंने बस 2 दिन पहले जो है फाइलर बनना है। तो फिर माशाल्लाह से एफबीआर का जो वेबसाइट है उन दिनों वो ग्लिच कर जाता है, काम भी नहीं करता। अभी भी रिसेंटली 2 दफ़ा यही हुआ है। तो अभी ना चाहते हुए उन्होंने जो है वो डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं कि जितने भी हमारे रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी हैं वो अपनी फ़ाइलिंग भी करवा लें, और फाइलिंग करनी भी चाहिए। मीन बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी सरजमीन पे रहते हैं, तो ये कि हम तो फाइलिंग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए कि लोगों का एतमाद उन पे बहाल हो कि बिल्कुल हम जो टैक्स दे रहे हैं तो इससे हमारा ही फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन करने का मौका मिले अबाउट टैक्स, तो आप टैक्स मॉडल को किस तरह डिज़ाइन करेंगे? जी अगर मुझे मौका मिला तो इस तरह होगा कि मीन हम एक प्रॉपर सेटअप बनाएंगे, और सेटअप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर बंदा अपनी फाइलिंग खुद करे, कि ये ना हो वो टैक्स लॉयर को, टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें का उनको सर्विस चार्जेस दें। तो मेरी अपनी ये सोच है कि हम इस तरह एक टीम बिल्ड करें कि मीन जो बिल्कुल फ्री टीम हो। फ्री टीम का मतलब है एक इस तरह का पावरफुल वेबसाइट हो जिसमें हर बंदा आके अपनी फाइलिंग खुद करे। ये ना हो कि कल को टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स लॉयर को हायर करें कि आप अपने सर्विस चार्जेस ले और मेरी फाइलिंग करें। तो ये कि मीन उनको जितना हम बेनिफिट दे सकेंगे या जितनी उनके लिए आसानी होगी तो ज़्यादातर हमारे लोग जो है वो आते जाएंगे, उनका ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड होता जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है टैक्स ट्रांसपेरेंसी। मीन टैक्स कितना आया है, टैक्स कहाँ पे लगा है या टैक्स कहाँ पे लगेगा,
तो ये सारी चीज़ें जब हम आवाम के सामने रखेंगे तो उनको जो है आइडिया भी होगा, चीज़ों की समझ भी आएगी। और ये कि मीन उसमें सेकंड ऑप्शन कोई भी ना हो, कि मीन चाहे वो बड़े लोग हों या हमारे एवरेज मिडिल क्लास के लोग हो, कि मीन उनके लिए कोई डिफरेंस ना हो बीच में, कि मीन बड़ा जो है वो ज़्यादा पैसे दें, वो टैक्स से बचें, जो हमारे एवरेज क्लास हैं वो पैसे दें और अपना टैक्स दें। तो मीन इस तरह का एक सिस्टम डिज़ाइन हम करें कि जिसमें वो सब के लिए इक्वल हो, जिसमें मिडिल, एवरेज, रिच सारे जो है एक बराबर हो। बात करें अगर फाइनेंशियल की, तो एक बिजनेस की फाइनेंशियल कैलकुलेशन एक पर्सन कैसे करे? लेट्स सपोज अगर मैंने एक बिजनेस करना है, तो मैं अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किस हद तक करूं कि मुझे आने वाले इस टाइम तक कोई इशू ना हो? कहाँ तक मेरे पास एक सेविंग अमाउंट, या कितने मंथ्स तक मुझे एक सेविंग अमाउंट रखनी चाहिए, ताकि मैं अपने बिजनेस को बिल्ड भी कर सकूं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से कर सकूं? के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मीन आपकी रेवेन्यू कितनी है, पर मंथ आपका कितना आरओआई आ रहा है, उसमें आपके एक्सपेंस कितना है, उसको कैलकुलेट करना होता है। मीन इस तरह नहीं कि अगर एक मंथ में आपके पास 2 लाख आ रहे हैं और आपका एक्सपेंस है 1 लाख या 1.5 लाख, कि मीन आपका एक्सपेंस भी एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, और जो आपका जो है आरओआई जो आ रहा है मीन उससे सेविंग के साइड पे आपका जो है वो रुझान ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अभी 2 लाख आपकी अर्निंग है, लाख जो है आपका जो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को आपने बिल्कुल एक ब्रेक इवन के प्राइस के साथ वो चलाना होता है। ये ना हो कि इस महीने मेरा जो है एक्सपेंस 1 लाख है तो अगले महीने मेरा एक्सपेंस 3 लाख पे पहुंच जाए। तो मीन इसको इक्वली वो चलाना होता है कि मीन आपका एक्सपेंस आपके आरओआई को टच ना करें, कि मीन आपका एक्सपेंस हमेशा जो है आरओआई से नीचे रहे और वो स्टेबल रहे। स्टेबिलिटी उसमें मेन एक चीज़ है। मीन हमारे ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक महीने में वो 2 लाख कमाते हैं, अगले महीने में वो कुछ भी नहीं कमाते, तीसरे महीने वो फिर 5 लाख कमा लेते हैं। तो ये कि ये बिजनेस में आपकी अमाउंट जो है वो वेरिएटेड अमाउंट होती है। ये नहीं कि आप जॉब की तरह तो है नहीं कि मीन आपको 2 लाख 3 लाख पर मंथ वो सैलरी मिलेगी। वो कैलकुलेशन आपने इस हिसाब से करनी होती है। बिजनेस का कोई पता नहीं होता, मैं भी 1 साल बाद 1 साल तक या 1 साल बाद आपकी स्ट्रगलिंग फेज हो, 5-6 महीने आपके लिए काफ़ी टाइट हो, सैलरीज देनी होती है, सिस्टम को चलाना होता है, रेंट होते हैं, तो काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो आपने सिस्टम इस तरह अपना बिजनेस सेटअप इस तरह डिज़ाइन करना होता है कि मीन कम से कम 1 साल के लिए आपको कोई मसले मसाइल ना हो। और अगर आपके पास 10 लाख है तो 5 लाख अभी आप लगाएं, 5 लाख आप साइड पे रखें कि मीन ये 5 लाख जो मैं लगा रहा हूँ बिजनेस में, ये मेरे डूब गए हैं। पाँच हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर 1 मिलियन की अमाउंट है तो वो पहले दिन से ही 1 मिलियन वो लगा लेते हैं। तो कल को अगर उनको उनका बिजनेस वो सेटअप उनका कामयाब नहीं होता, फिर वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं। लेकिन जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके पास 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो वो 5 लाख अभी लगाते हैं। 5 लाख वो कहते हैं कि यार ये मैंने साइड पे रखने हैं, क्योंकि ये 5 लाख जब वो बिजनेसमैन वो पैसे लगाते हैं वो सोच रहे हैं कि ये मेरे पैसे डूब गए हैं। वो इस सोच के साथ आगे जाता है कि ये मेरे 5 लाख जो है ये मेरे डूब गए हैं, 5 लाख मेरे पास बैक एंड पे होने चाहिए। तो मीन एक स्टेबल बिजनेस को चलाना, उसके लिए पहली जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी है। मीन आपने स्टेबिलिटी बिजनेस में भी शो करनी है, आपने स्टेबिलिटी इनकम आउटकम में भी शो करनी है। मीन एक्सपेंस को भी आपने स्टेबल रखना है, आरओआई को भी आपने स्टेबल रखना है, तो उसके बाद आपके पास सेविंग होगी। तो सेविंग बंदा फिर बिजनेस में भी लगा सकते हैं, अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड भी कर सकता है। सपोज के एक जॉब पर्सन है या एक स्टार्टअप है, उनके पास 2 लाख पर मंथ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो अपनी फाइनेंशियल को किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि मैंने कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट सेव करना है, कितना परसेंट अपनी नीड्स पे लगाना है? अगर एक एवरेज पर्सन की सैलरी 2 लाख 2 लाख है मिडिल क्लास की, या तो वो उसको कैसे मैनेज कर सकता है ताकि उसको एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर किसी से मांगना ना पड़े? स्टेप उनका यही होगा कि मीन अपनी नीड्स को जो है कंट्रोल करना। आपको पता है कि नीड्स आपकी कंट्रोल होगी तब आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग होगी। 2 लाख अगर वो सैलरी है उनकी तो वो 10 दिन में भी वो उड़ा सकता है। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उनके पास स्टेबिलिटी वो किस तरह आएगी? स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि अपनी नीड्स अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। मीन इस तरह नहीं अगर आपको सामने एक चीज़ आ गई तो आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये चीज़ ले लेनी है। मीन आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है और अपनी नीड्स को लिमिटेड रखनी होती है, और अपना एक साइकिल बनाना होता है कि मैंने इस मंथ में 2 लाख मेरी सैलरी है, मैंने लाख से ऊपर नहीं लगाना। जो भी आ जाए ये लाख जो है मैंने अपनी सेविंग के लिए रखनी है, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए रखनी है। तो ये कि मीन आपने अपने खर्चे को आपके कंट्रोल होंगे तो उसके बाद आपकी सेविंग भी होगी, आपके आगे की जो लाइफ है वो भी ईजी होगी। जब आपकी सेविंग होगी तो बंदा आगे पीछे किसी दूसरे बिजनेस में वो लगा भी सकता है। आपको बताएंगे जॉब पर्सन जितना भी कमाए तो जॉब की कोई वो नहीं होती, 10 साल बाद भी अगर
कंपनी पे एक छोटा सा वो आ गए, वो आपको किसी भी टाइम वो लेटर दे सकते हैं कि यार अभी आपकी हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। तो जॉब का सबसे बुरा एक पॉइंट यही होता है, नेगेटिव पॉइंट, कि मीन आपकी वहाँ पे कोई वो प्रेजेंस, मीन अभी एक वर्चुअल प्रेजेंस तो है, अगले महीने आपको कोई नहीं पता कि आप इस कंपनी में होंगे कि नहीं। अगले महीने वो आपसे कहेंगे कि कंपनी की रेवेन्यू इतनी नहीं है, हम आपको अभी मजीद आगे नहीं रख सकते। तो ये कि मीन जॉब जो है, हर हर बंदे के दिल में हर टाइम यही डर होता है कि यार मेरा कोई पता नहीं, मैं भी कल को वो मुझे कंपनी से निकाल लें, परसों मुझे कंपनी से निकाल लें। तो ये कि जॉब एक टफ भी है, 9 to 5 जो है एक मुश्किल काम भी है। और जब बंदा जॉब छोड़ दें या जब अपने बिजनेस वाली साइड पे है, तो उस बंदे के पास फिर कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि उसने जॉब जॉब से कुछ इतना कमाया होता नहीं है। सेविंग आपको पता है 2-2.5 लाख जो है आजकल, इसमें सेविंग करना बहुत मुश्किल काम है। जो खर्चे हैं, जो मार्केट की वैल्यू है, या जो चीज़ें जितनी महंगाई है, तो उसमें सेविंग करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली जॉब पर्सन के लिए। बाकी बिजनेस में बरकत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इसको प्रेफर किया है कि मीन एक बेनिफिशियल बेस्ट चीज़ है आपके लिए, आप इसको करें। ये कि स्ट्रगल और मुश्किलात तो जॉब में कोई नहीं है, जो स्ट्रगल होती है, जो मुश्किलात होती हैं, वो बिजनेस में ही होती है। हज़ार मसले होते हैं, कभी कभार बंदा बिल्कुल जीरो पे आ जाता है, लेकिन ये है कि बस आपने हिम्मत करनी होती है और आगे चीज़ों को चलाना होता है। अगर एक पर्सन है वो अब एक जॉब कर रहे हैं, मीन्स के लेट्स सपोज अगर हम बात करें, वो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं, तो हम्म। बेसिकली जो आपकी जॉब होती है वो एज अ परमानेंट इनकम होती है, जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन जॉब भी वो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट है यार कि मेरी बेसिक नीड्स जॉब से पूरी हो रही हैं। जो मेरा बिजनेस है, एक रिस्क लेना वो अलग से है, मीन्स कि मैं उसको अलग से लेके चलूँ। तो इस तरह के पर्सन के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, कि अगर उसके पास 100% उसकी सैलरी आ रही है, जिसमें से उसकी 50% अगर हम कहें तो 50% वो अपनी नीड्स और बेसिक नीड्स में लगाता है, तो बाकी 50% को आप किस तरह डिवाइड करते हैं कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी करे और वो सेविंग भी करे। बिल्कुल, स्टार्ट में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मीन जो जॉब पर्सन है कि मीन अपना वो जॉब भी चले, अपने खर्चे भी पूरे करें, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि डे फर्स्ट से आपको कामयाबी तो मिलती नहीं है। आपने स्टार्ट में जो है पैसे भी लगाने होते हैं, आपने वक्त भी देना होता है। तो इनिशियली यही मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ, और ये बेस्ट वे है कि मीन आप जॉब भी करें, साथ में जो है अपना छोटा मोटा सा कोई भी बिजनेस है आप वो स्टार्ट करें। बिल्कुल यार, अभी मेरी जो है अर्निंग स्टार्ट हो रही है। मैंने खुद जो है, मैंने 2021 में जब ज्वाइनिंग की थी ओगरा में, जब मेरी जॉब लग गई थी, तो उसके बाद 6-7 महीने में एज अ फ्रीलांसर भी पार्ट टाइम में काम करता रहा हूँ। जब मुझे ये पता चल गया कि नहीं अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग अच्छी है, मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, मैं घर संभाल सकता हूँ अल्लाह के फजल से, तो उसके बाद ही मैंने जॉब छोड़ी है। अगर डे फर्स्ट से आप कहें कि नहीं मैंने तो अपना बिजनेस बना दिया, मैंने जॉब कोई नहीं करनी, तो मीन ये गलत फैसला होगा। क्योंकि आपको पता है डे फर्स्ट बिजनेस में जो है वो सक्सेस आपको मिलता नहीं है। एक वो कहते हैं ना, ये एक न्यू बर्न बेबी होती है, आपने इसको पालना होता है, बिजनेस को आगे चलाना होता है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। शॉर्टकट तो कोई है नहीं बिजनेस में कि आप वो लगाएं बस अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट करें। तो ये कि आपने पहले जॉब के साथ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। जब आपको चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल अभी मेरा बिजनेस स्टेबल भी होता जा रहा है, मैं अभी इसको मेरी अभी जो बिजनेस को जो है नीड भी मेरी ज़्यादा है और अच्छा अर्निंग भी यहाँ से आ रहा है, तो फिर जॉब को छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज जो है जॉब को पहले दिन से छोड़ के अगर आपको बिजनेस में भी कामयाबी नहीं मिलती, तो बंदा बिल्कुल शट टू माउथ आ जाता है, बिल उसमें कुछ होता ही नहीं है। एक पाकिस्तानी एलएलसी लेता है यूएस की, तो वहाँ बिजनेस करने के लिए उनको एलएलसी लाजमी रिक्वायर्ड होती है। उसने अपनी एलएलसी ले ली, तो एल जैसे पाकिस्तान में हर साल उसको रीबिल्ड करना होता है या रीपे करना होता है उनको, आप एफपीआर को पे करते हो। तो क्या यूएस में भी सेम मेथड है? और यूएस में जो टैक्स रिटर्न है, वो अगर टैक्स देखा जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से यूएस में 56% टैक्स ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लोग टैक्स नहीं देते, तो क्या जो पाकिस्तानी एलएलसी बनाते हैं यूएस की या डिफरेंट कंट्रीज की, तो वो टैक्स फाइलिंग किस तरह मैनेज करते हैं? क्योंकि यूएस की अगर टैक्स रेशो देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, यूएस आपको हर चीज़ में टैक्स लगाता है, तो वो उसको कैसे कवर अप करते हैं? बिल्कुल, अगर एक पाकिस्तानी बंदा अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाता है, तो वो जो है एनुअली उसकी प्रॉपर जो है फाइलिंग करनी होती है, अपने हर टैक्स जो है वो पे करना होता है। अगर आप कोई भी टैक्स, फॉर एग्जांपल फेडरल इनकम टैक्स है, फ्रेंचाइज टैक्स है, सेल टैक्स है, बीओआई रिपोर्ट है आजकल, या एड्रेस रिन्यूअल है, इसमें अगर आप कोई भी टैक्स पे नहीं करते तो आपने बाकायदा फिर पेनल्टी के साथ वो जुर्माने के साथ जो है आपने उसकी फाइलिंग करवानी होती है। अगर आप स्टिल वो नहीं करते,
आपको 2-3 वार्निंग लेटर्स मिल जाते हैं, उसके बाद जो आपकी एलएलसी है वो स्टेट में डिसॉल्व हो जाती है, मीन आपकी एलएलसी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी हमारे फॉरेनर्स लोग होते हैं या हम पाकिस्तानी लोग वहाँ पे एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं, तो इसी मकसद के लिए मीन हर बंदा जो है एलएलसी से कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा होता है। इसी एलएलसी को आप अमेजोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक शॉप के लिए, ई कॉमर्स हर प्लेटफॉर्म पे, वॉलमार्ट XYZ प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि हर बंदा इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले रहा है, हर बंदा इस पर कुछ सेल परचेज कर रहा है, तो हर बंदा जो इसकी टैक्स फाइलिंग है वो प्रॉपरली वो करता है। जो बंदा नहीं करता तो बाद में जो है वो पेनल्टी के साथ उसको जो है पे करता है। तो पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग टैक्स से बचने के लिए सेकंड वे निकाल लेते हैं, तो क्या हम्म। बाहर भी हम सेकंड वे निकाल सकते हैं जो लोग टैक्स पे ना करें और अपना काम भी निकालते रहें? नहीं, यूएस में तो और यूके में वो टैक्स के हवाले से काफ़ी जो है वो टफ वो ममालिक है। मीन आपने टैक्स लाजमी पे करना है, उसके बाद ही आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी भी इम्पोज होती है, और जो है आपका जो आपको काफ़ी नुकसान भी वहाँ से मिलता है अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते। तो वहाँ पे एक सेकंड मेथड कोई नहीं है, आपने प्रॉपर फाइलिंग करनी होती है। हाँ, आपके पास एक एज ये होता है, अगर आपकी फाइलिंग ड्यू डेट्स से पहले नहीं होती तो आप कुछ अपील डाल के आपको रिलैक्सेशन पीरियड मिल सकता है। लेकिन ये कि सेकंड वे आपके पास कोई नहीं है कि मैं आगे पीछे से पैसे दे के लेके जो है टैक्स को ख़त्म करवा दूंगा, इस तरह का कोई सीन वहाँ पे नहीं होता। जो हमारा कैश फ्लो होता है, मीन्स के एलएलसी कंपनीज की जो अकाउंटिंग और टैक्स फाइलिंग सिस्टम होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? एलएलसी का ये होता है कि जब आपकी एलएलसी में प्रोसीजर भी एक दफ़ा आपको वो गो थ्रू कर लूँ। एलएलसी में पहले आपका स्टेप होता है, मीन कंपनी नेम जो है आपने कंपनी का नाम वो रखना होता है। तो कंपनी नेम सर्च XYZ जो आपकी कंपनी है कि ये नाम पहले से किसी बंदे ने तो यूज़ नहीं किया है। जब आपका कंपनी नेम XYZ कंफर्म हो गया, उसके बाद हम एजेंट को हायर करते हैं। एजेंट को क्यों हायर करते हैं कि मीन हम उनसे यूनिक बिजनेस एड्रेस ले लें। पाकिस्तान में बैठ के तो आपको पता है हमारे पास यूएस का एड्रेस होता नहीं है, और एलएलसी के लिए जो है यूएस का एड्रेस का होना लाजमी है। तो हम एजेंट को हायर करते हैं, उनसे जो है वहाँ का जो है यूएसए का यूनिक बिजनेस एड्रेस लेते हैं। जब हम उनसे एड्रेस लेते हैं उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है एलएलसी के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो एलएलसी के लिए हम जब अप्लाई कर लेते हैं, आपके एलएलसी के डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं जिसमें आपका होता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन होता है। जब वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाए उसके बाद हम EIN नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। EIN नंबर स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो IRS डिपार्टमेंट वाले हमें EIN नंबर देते हैं। उसके बाद हम वर्चुअल बैंक अकाउंट्स की बात की जाए, जिस तरह वाइस है, मर्करी है, पेयोनियर बैंक अकाउंट है, तो हम वर्चुअल बैंक अकाउंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेलर परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। देन लास्ट में आपका अमेजोन अकाउंट या XYZ जो प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स होते हैं आप उसको साइन अप करवा सकते हैं। सेलर परमिट मीन टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। जब आपके पास सेलर परमिट होता है तो आपने हर 3 महीने बाद सेल टैक्स की नील रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। मीन गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं होती, जस्ट उसकी नील रिटर्न आपने उसकी फाइलिंग करवानी होती है। तो मीन ये एक प्रोसेस होते हैं, 25 से 30 दिन इस पे लगते हैं। और जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने बस उसका जो टैक्सेशन है उसको भी देखना होता है, बाकी भी जो उसके मामलात हैं उसको आपने देखना होता है। एक पाकिस्तानी या इंडियन जब एलएलसी परचेज करते हैं, तो मोस्टली लोग तो वर्चुअल सेटअप यूज़ करते हैं, जिसमें वर्चुअल एड्रेस होता है, वर्चुअल नंबर होता है। तो क्या ये चीज़ें सेव होती हैं, सेफ हैं, कि एक पर्सन जो पाकिस्तान में बैठ रहा है या पाकिस्तान में है या इंडिया में है, वट एवर जहाँ पे भी है, वो एलएलसी जब परचेज करता है उसमें वर्चुअल डिटेल्स ऐड कर रहा है, या रिमोट डिटेल्स जिसे हम कह सकते हैं, तो क्या वो सेफ है एक बिजनेस को रन करने के लिए? कल को अगर वो बिजनेस एक्सपैंड होता है और उसकी वेरिफिकेशन गवर्नमेंट लेवल पे आती है, तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा? जी, यूएसए में जब हम एजेंट को हायर करते हैं तो एजेंट को हायर करने का मकसद भी यही होता है कि हम उनसे वर्चुअल एड्रेस परचेज करें। वहाँ पे अगर किसी बंदे का फॉर एग्जांपल अगर वायमिंग स्टेट में मैं एलएलसी रजिस्टर करवा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर वायमिंग स्टेट का फिजिकल एड्रेस तो है ही नहीं। अगर मेरे पास है फिजिकल एड्रेस वो मेरे लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर मेरे पास फिजिकल एड्रेस नहीं है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है वर्चुअल एड्रेस का। वर्चुअल एड्रेस जो है हम एजेंट से हायर करते हैं, एजेंट का अपना यूएसए किसी फॉर एग्जांपल अगर वायमिंग स्टेट की बात की जाए, मैं वायमिंग स्टेट की एलएलसी बना रहा हूँ, तो मेरे पास एड्रेस भी वर्चुअल एड्रेस जो है वायमिंग स्टेट का ही होना चाहिए। तो एजेंट को हायर करने का मकसद भी यही होता है कि हम उनसे वर्चुअल एड्रेस परचेज करें, और उसी स्टेट में उनका अपना ऑफिस होता है, उनका फैक्स होता है, उनका नंबर होता है, उनका ईमेल एड्रेस होता है, जो इंस्टेंट 24/7 वो रिप्लाई आपको देते हैं। तो मीन सेफ एंड साउंड है, और ये वो अथराइज एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट वालों ने इनको अलाउ किया होता है। इनके अपने फिजिकल ऑफिस होते हैं। इस तरह नहीं होता कि कोई भी बंदा आपको बैठ के वो वर्चुअल एड्रेस दे देता है। इनका प्रॉपर ऑफिस होता है, इनका फैक्स होता है, फिजिकल अवेलेबिलिटी इनकी होती है। तो हम वर्चुअल एड्रेस उनसे परचेज करते हैं, और वो 110% जो है सेफ एंड साउंड भी होता है।
उसके बाद उस एड्रेस को आप यूज़ करते हैं। लेकिन एड्रेस में भी दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं। एक आपका होता है यूनिक बिजनेस एड्रेस, जो एक्सपेंसिव भी होता है और हर बिजनेस के लिए जो है वो सेफ भी होता है। और अभी अमेजोन अकाउंट की अगर बात की जाए, अमेजोन बिजनेस की, तो अमेजोन में जो है आप यूनिक बिजनेस एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। जो शेयर्ड एड्रेस है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि शेयर्ड एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड एजेंट जो वो होता है, उनका ऑफिस जो एड्रेस होता है हर बंदा वो यूज़ कर रहा है, वो फ्री में आपको मिल जाता है, उसको एजेंट को हायर करने की ज़रूरत है ही नहीं। मार्केट में लोग पैसे चार्ज करते हैं, हम आपकी एलएलसी रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर्ड एजेंट का जो शेयर्ड बेस्ड एड्रेस होता है उसको यूज़ करते हैं, जो एक इलीगल एक्टिविटी है। दूसरा एड्रेस आपका आ जाता है यूनिक बिजनेस एड्रेस, जो एक्सपेंसिव भी होता है, और वो जो है हर बिजनेस के लिए जो है एक रिक्वायर्ड एंटिटी भी है और बेनिफिशियल भी है। तो आपका यूनिक बिजनेस एड्रेस आ जाता है और एजेंट की सर्विसेज आ जाती है। मीन उस एड्रेस पे एक साल में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे उसको स्कैन करना और आप तक पहुंचाना, ये एजेंट का काम होगा। हम अपने जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हम उनको प्रॉपर डैशबोर्ड देते हैं जिनका ईमेल पासवर्ड उनके पास सेफ एंड साउंड होता है। उस एड्रेस पे एक साल में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं तो क्लाइंट को इन्फॉर्म करना थ्रू ईमेल वो एजेंट का काम होता है। और टैक्स के मामलात हो, टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन हो, या इसके अलावा कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जो उस एड्रेस पे रिसीव हो जाए, तो एजेंट जो है वहाँ पे बैठा होता है, उसको स्कैन करते हैं, आपके डैशबोर्ड पे अपलोड करते हैं और आपको ईमेल आ जाती है कि अपना डैशबोर्ड आप देख लें, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हुआ है। तो मीन 120% सेफ एंड साउंड है। यूएस, यूके और यूएई में अलग अलग रूल्स हैं। हर कंट्री के अपने बिजनेस रूल्स हैं, अपनी गवर्नमेंट्स हैं। तो आपके ख्याल में किस कंट्री का सिस्टम सबसे बेस्ट है, या जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंडली है बिजनेस के लिए? और किस कंट्री की जो एलएलसी है वो इजीली प्रोसेसेबल है, मतलब उसमें इतना इशू नहीं होता, आप इजीली कोई भी पर्सन वहाँ पे अपना अकाउंट या अपनी एलएलसी, अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं? रिकमेंडेड जो है वो है कंट्री, वो यूएसए है, क्योंकि यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। चाहे वो ई कॉमर्स के हवाले से हो, आईटी सेक्टर के हवाले से हो, कॉल सेंटर के हवाले से हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो, तो यूएसए की जो है मार्केट प्लेस बहुत बड़ी है। और एक तो टैक्स फ्रेंडली है, टैक्स फाइल करना बहुत एक इजी काम है, वहाँ पे हर बंदा अपने लिए खुद उसकी फाइलिंग कर सकता है। और एलएलसी भी आप चाहे वायमिंग स्टेट में रजिस्टर करें, टेक्सास में करें, फ्लोरिडा स्टेट में करें, ये तीनों वो स्टेट्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट्स हैं जो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपने कोई टैक्स पे नहीं करना। जस्ट जो उसकी एलएलसी रिन्यूअल है या जो उसका जो एजेंट रिन्यूअल है, आपने उसको रिन्यू करवाना होता है। और टेक्सास इज द मोस्ट रिकमेंडेड स्टेट, क्योंकि टेक्सास स्टेट की जो एलएलसी रिन्यूअल फीस होती है एक साल बाद, वो भी $0 है। तो हमारे भी जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो उसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो टेक्सास स्टेट में ही अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाते हैं। वो अमेजोन बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। आई मीन जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, वेयर हाउसेस हैं, वो सारे जो है टेक्सास स्टेट में है। जब आपके पास सेलर परमिट टेक्सास स्टेट का होते हैं तो आपको ब्रांड से अप्रूवल जल्दी मिल जाती है। सो ये एक प्लस पॉइंट होते हैं उनके पास। जो एलएलसी है और सोलो बिजनेस है, हम्म। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एलएलसी जब आप रजिस्टर करते हैं तो एक पार्टनरशिप एलएलसी होती है, दूसरी जो है आपकी सिंगल मेंबर कंपनी होती है, सिंगल मेंबर एलएलसी होती है। जब आपके एक से ज़्यादा पार्टनर्स में अगर आप एक पार्टनर है तो वो तो एलएलसी उसके लिए बेस्ट है। अगर वो कहते हैं नहीं हम 2-3 दोस्त हैं या 2-3 बंदे हैं, तो उसके लिए फिर पार्टनरशिप एलएलसी होती है। तो और जब आपका बिजनेस मजीद बढ़ जाए, मीन आपकी रेवेन्यू बहुत बड़ी हो, बिलियंस में हो, तो उसके लिए फिर आईएनसी कंपनी होती है जो वो रिकमेंडेड है। लेकिन आईएनसी जो है वो टैक्स के हवाले से, अगर टेक्सास स्टेट में आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं वहाँ पे अगर $500 का खर्चा आ रहा है, तो आईएनसी पे आपका $700 का खर्चा आएगा। टैक्स के हवाले से भी टैक्स आईएनसी का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलएलसी। तो एलएलसी वो एक सबसे स्मूथ वे है और सबसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मीन जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए तो एक फ्रेंडली है, और एलएलसी हर बंदे के लिए बेनिफिशियल। आईएनसी में ज़्यादातर लोग आ जाते हैं लेकिन टैक्स की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और इसी एलएलसी को इन फ्यूचर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मार्केट वैल्यू इसकी अच्छी है एज कम्पेयर टू आईएनसी XYZ। तो लोग आपसे परचेज भी करते हैं, वो कहते हैं अगर आपकी एलएलसी है 2 साल पुरानी है, और आपकी एलएलसी जितनी पुरानी होती जाती है उसकी वर्थ इतनी इंक्रीज होती जाती है। बात करें रूल्स की, तो किस कंट्री के सबसे ज़्यादा टफ रूल्स आते हैं यार, कि यहाँ अगर कोई पर्सन आता है एज अ बिजनेसमैन या वॉट एवर, कोई भी एलएलसी रजिस्टर्ड करवाता है ई कॉमर्स के लिए या किसी भी सोलो बिजनेस के लिए, तो उसको एक रगड़ा लगता है या एक बहुत टफ रूल्स के साथ और एक अथेंटिकेशन के साथ चलना पड़ता है? तरह कोई रूल्स तो टफ है नहीं। आपको पता है यूके हो, यूएसए हो, इसमें लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वो उनकी कोशिश यही होती है कि जितना स्मूथ एंड एक नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलें तो उनके लिए फ़ायदा है। उनके लिए फ़ायदा ये है कि जितने ज़्यादा लोग कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो वहाँ पे बिजनेस होता जाएगा, रेवेन्यू उनकी जनरेट होती जाएगी। लेकिन ये है कि एज़ कम्पेयर टू यूएसए, यूके का जो टैक्सेशन
का जो सीन होता है वो टफ है एज कम्पेयर टू यूएसए। यूएसए में आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाती है, यूके में बिल्कुल भी नहीं मिलती। यूके में 2-3 दफ़ा जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर एक एड्रेस है उस पे 2-3 दफ़ा नोटिस आए, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपना फिजिकल बंद भेजते हैं एड्रेस पे। अगर आप वहाँ पे आपने किसी दोस्त का एड्रेस यूज़ किया है, अगर 2-3 दफ़ा उन्होंने आपको नोटिस भेजे और आपने उस एड्रेस को, इस एलटीडी को या टैक्सेशन को क्लियर नहीं करवाया, तो फिर वो बाकायदा जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है कि यार आप ये चीज़ आप इसको क्लियर करें। और वहाँ पे रिलैक्सेशन भी कोई नहीं है, जो टैक्स आप पे आएगा आपने 120% उसको फाइल करना है। मीन रिलैक्सेशन और कंपनसेशन उसमें कोई नहीं होती। मैंने देखा है जो पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब की कंपनीज बाहर रजिस्टर्ड है, यूके हो गया, मोस्टली की लंदन में है। तो ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं जो उनको वहाँ मिलती हैं और पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ टैक्स एंड बिजनेस? आजकल आपको पता है ट्रस्ट को गेन करने के लिए ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं यूएसए में या यूके में। उसकी रीज़न ये होती है कि मीन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है आजकल हर बंदा जो है अपना एक वेबसाइट चला रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग हर एजेंसी अपने लिए कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है या कोई भी अपना वो बिज़नेस चला रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी अपनी एजेंसी है तो मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ, मैं अपने एड्स कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा जो एड्रेस होता है हम यूएसए का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि हमारी नियो फॉर्मेशन एलएलसी, कि हमारी कंपनी एलएलसी जो है ये यूएसए में रजिस्टर्ड है। सो मीन क्लाइंट को हंट करने के लिए, क्लाइंट का एतमाद हासिल करने के लिए लोग अपनी कंपनी यूके में यूएसए में रजिस्टर करते हैं कि मीन क्लाइंट जो है उनका ट्रस्ट हम पे बिल्ड हो। ये देखिए हमारी कंपनी जो है ये तो यूएस में भी रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी जो है यूके में एलटीडी रजिस्टर्ड है। और कुछ गोरे क्लाइंट्स आते हैं थ्रू फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टा मार्केट प्लेस या फाइबर से हमारे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, अपवर्क से आते हैं। तो फर्स्ट उनका सवाल यही होता है कि मीन आपकी कंपनी यूएसए में या यूके में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सर्विसेज देने के लिए जो है लोग आजकल अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, और हर बंदा जानता है कि एलएलसी का नाम आता है तो इट्स मीन कि इनकी कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है। तो यूएसए में रजिस्टर्ड है तो नीचे वो वेबसाइट वगैरह में अपना जो है फेसबुक पेज पे जो है अपना यूएसए वाला एड्रेस वो लगाते हैं कि ये हमारा सेकंड ब्रांच जो है वो यूएसए में है या सेकंड ब्रांच हमारा यूके में है। आपकी एडवाइस क्या है अबाउट टैक्स पेइंग? अगर कोई भी पर्सन अपना टैक्स पे करता है टाइम पे, या कोई पर्सन अपने टैक्स अवॉइड करता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि उसको टैक्स देना चाहिए और किस किस तरह देना चाहिए, और क्या उसकी एक कंट्रीब्यूशन होती है हमारी इकोनॉमी में? मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि अपनी फाइलिंग टाइम पे करें और लीगली करें। मीन इलीगल एक्टिविटीज़ में ना पड़े। अगर अल्लाह आपको इतना दे रहे हैं तो इसमें जो आप पे टैक्स आता है तो आप उसको लीगली जो है वो सबमिट करें। मीन अगर हम उसको सबमिट नहीं करते हैं तो बीइंग अ मुस्लिम ये भी हमारे लिए एक गुनाह है। मीन गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे में आता है। मीन उनका गुनाह सवाब जो है उनके ज़िम्मे में आता है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम जो है हमें लीगल फाइलिंग करनी चाहिए और ड्यू डेट से पहले ही करनी चाहिए। मीन ये नहीं कि मीन 30 अगर आखिरी डेट है तो मैं 29 को अपनी फाइलिंग करूंगा। आपको पता है पाकिस्तान है, इसमें यहाँ पे हज़ार मसले आते हैं, कभी लॉकडाउन होता है तो कभी इंटरनेट के मसले, कभी एफबीआर सर्वर के मसले आते हैं। तो माई रिकमेंडेशन कि अपनी फाइलिंग करें, लीगली करें। अगर आपको अल्लाह इतना दे रहा है तो ये टैक्स पे इतना कुछ भी नहीं जाता आपका कि आप कहें कि नहीं मैंने टैक्स नहीं करना है या मैंने फाइलर नहीं बनना, गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा ना है। गवर्नमेंट के पास आपका सारा सब कुछ पड़ा होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट है पाकिस्तान में तो आपका सारा डेटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास सेफ एंड साउंड है। चलिए ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह फिर इन फ्यूचर कोई भी हमारी इस तरह की हुई पॉडकास्ट अबाउट एलएलसी या टैक्सेशन, तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर तकलीफ देंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर इनविटेशन। इंशाल्लाह जी, मुलाकात बहुत अच्छा करेंगे। लगा यार आपसे बात करके, और बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिली है जो हम आगे लोगों को पहुंचा सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि एलएलसी क्या है, टैक्स क्या है, क्योंकि मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जनरल क्वेश्चंस। बेसिकली ये क्वेश्चंस थे, ये जनरल क्वेश्चंस थे जी। यार।